हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेंस शुरू हो चुका है आपका। आज पहला दिन था। तो सेकेंड पारी में निबंध का पेपर हुआ। निबंध, हम सभी लोगों को इस पेपर का इंतजार रहता है कि इस बार बीपीएससी क्या करेगी, किस तरीके के सवाल पूछेगी। तो यस, थोड़ा सा तो कुछ नया किया है बीपीएससी ने। बाकी अपना ट्रेंड वैसा ही बना करके रखा है जो कि पहले से हम देख रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखो कि पहला खंड जो है यहाँ पर हम लोगों का, पहले खंड में या फिर वैसे भी कुछ सवाल तो रहता है फिलोसॉफिकल। तो फिलोसॉफिकल नेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्नोलॉजी से जोड़ करके है, इकोनॉमिक्स से जोड़ करके, और एक नई चीज इसमें डाला गया है कि करंट के आधार पर निबंध लिखने के लिए आपको दिया गया। तो बीपीएससी चाहती है कि देश दुनिया में जो चीजें आपके अगल बगल हो रही हैं उस पर आपका विचार क्या है ये जाने, है ना। तो हम चर्चा करते हैं कि थोड़ा बहुत क्या अलग है। और जो तीसरा खंड है वो पहले के एग्जाम्स के मुकाबले अभी तक का सबसे, मतलब हम कह सकते हैं कि आसान खंड है, क्योंकि उसको जानना आसान है। वो आमतौर पर प्रयोग होने वाले मुहावरे होते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे पहला सवाल जो है यहाँ खंड ए का, वो है मानसिकता की शक्ति, मानव भाग्य को आकार देने में इसकी भूमिका, है ना। द पावर ऑफ माइंडसेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी। तो हमारा भविष्य, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है। तो ये, बहुत सारे लोग ताकतवर होते हैं लेकिन अपनी डेस्टिनी को नहीं पहुंच पाते। जिसके पास मानसिक बल होता है वही अपने डेस्टिनी को अचीव कर पाता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है जो कद काठी में छोटे हैं। नेगेटिव्स में चाहे आप हिटलर को ले लो, और पॉजिटिव्स में तो बहुत सारे लोग हैं। जिसने भारत के डिफेंस सिस्टम को बदल दिया, है ना, चाहे वो डॉक्टर कलाम हो, या फिर जिसने भारत में क्रिकेट को बदल दिया वो गावस्कर हो या सचिन हो। तो ये लोग कदकाठी से थोड़ी ना बहुत शक्तिशाली थे। तो क्या था इनके पास? मानसिक शक्ति। तो मानसिकता की शक्ति आपकी डेस्टिनी को, कैसे, जिसके पास नहीं है उसके पास सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं होगा, है ना। चाहे वो इन्फोसिस की स्थापना की ही बात क्यों ना हो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। खैर, तो एक तो ये चीज है, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके सवाल पूछा ही जाता है। जो भी निबंध पढ़ाता है, हम लोगों ने भी बात की है, टेक्नोलॉजी से सवाल रहता ही रहता है। टेक्नोलॉजी से जो ये जो सवाल पूछा है कि ये दो धारी तलवार है ना, और इनोवेशन और नियंत्रण के बीच संतुलन है। देखो, स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखा है, लेकिन उसमें यह था कि ये अभिशाप है या वरदान है। यहां पर कह रहा है कि ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। संतुलन करके रखना पड़ेगा इनोवेशन और कंट्रोल के बीच में। और टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एक और सवाल बना है, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एक और सवाल बना है आपका। वो क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन वैल्यूज। तो तकनीक को नैतिकता से जोड़ा, यहां पर ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ा, और कह रहा है कि क्या मशीनें नैतिकता को समझ सकती हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या एआई जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ये वैल्यूज को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। एंड अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टेक्नोलॉजी से सवाल रहता है। और अच्छी बात ये है कि जो आज का चैलेंज है उसको लेकर के, है ना, ये सवाल रखा है, विच इज वेरी अप्रिशिएबल फ्रॉम द बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जो पसंद किया जाएगा। दूसरा, जैसा हम लोगों ने नैतिकता के बारे में बात की, सवाल रह ही रहा है। तो आप देखो कि व्यवहार में नैतिकता, है ना, क्यों नैतिक साहस केवल विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों सवाल जो हैं, इसके पहले वाला सवाल मानसिकता और ये वाला, ये दोनों सवाल लगभग एक जैसा होगा, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन। सिर्फ ओपिनियन से नहीं मायने रखता है, उसके लिए मोरल करेज भी होना होता है, ताकि आप उसके संबंध में निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें, राइट। तो व्यवहार में नैतिकता झलकनी चाहिए, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। जैसे गांधी जी कहते हैं कि यू हैव टू बी, या यू शुड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं उसको खुद से शुरू करो। दिस इज व्हाट इट इज। तो व्यवहार में नैतिकता लेकर के आइए। और गांधी जी ने भी यही कहा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में यही कहा कि जो मैं दुनिया को कह रहा हूं पहले खुद से तो शुरू करूं, चाहे सफाई से शुरू हो चाहे सत्य से शुरू हो। इंप्लीकेशन ऑफ राइजिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। तो जितना कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपके अपने विचार होंगे, उस विचार को यहां पर संतुलित करके लिखना था। तो, है ना, वही मैं कह रहा था कि इस बार बीपीएससी ने क्या किया है, निबंध में करंट से जोड़ करके निबंध का क्वेश्चन डाला है, राइट। तो ये आईआर का असर है, तो इस पे आप लोगों को लिखना था। और उसी के हिसाब से एक और सवाल है
है ना, वो है डी डॉलराइजेशन एंड द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। डॉलर पर निर्भरता कम, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सवाल। दुनिया में आपने देखा होगा कि सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, उसके पीछे कारण क्या रहा? उसके पीछे कारण रहा कि दुनिया भर के सभी देशों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। चाइना ने खरीदा, रूस ने खरीदा, भारत ने खरीदा, जर्मनी ने खरीदा, इटली ने खरीदा। सभी देश सोना खरीद करके भंडार कर रहे हैं क्योंकि डॉलर पर विश्वसनीयता कम होती जा रही है। स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया, जितना ज्यादा डॉलर गिरा है, राइट? तो यहां पर यह निबंध है तो बहुत महत्वपूर्ण। इसमें आपको करंट की सिचुएशंस को और जो गोल्ड खरीदने में, जो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का परसेंटेज जो इंप्रूव हो रहा है वो जानकारी रहेगी, तभी आप इस निबंध को लिख पाएंगे। नहीं तो यह निबंध आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ही शानदार मुद्दा है ये, जिस पर लगातार चर्चा होती है और जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो इस पर बात करते हैं। तो बहुत सुंदर सवाल है, इसको मैं कहता हूं। उसके साथ साथ एक सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, जहां से हर साल सवाल पूछती है बीपीएससी। एग्रीकल्चर को ध्यान में रखती थी, इस बार उद्योग को ध्यान में रखा। तो जैसा हम लोगों ने अपने क्लास में भी किया है कि उद्योग के साथ जोड़ करके जो सवाल बनता है, वो पहला सवाल उद्योग और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण जोड़ करके बनता है। तो औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी, वही सवाल है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होगा। एंड उसके बाद जैसा हम लोगों का वही है, थोड़ा सा वही फिलोसॉफिकल, तो नैतिकता, उसी पर आगे बढ़ेंगे। प्रेम और ज्ञान, एक सार्थक जीवन के दो स्तंभ। जितना हो हल्ला, आतंकवाद, है ना, हिंसा बढ़ रही है पूरी दुनिया में, इस आधुनिक युग में सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स, रील्स और नेगेटिव क्या कहते हैं उसको, प्रचार, कुछ भी कर करके प्रचार में आना है, न्यूज में आना है। मतलब ऐसा गिद्ध के जैसे लोग हो गए हैं, है ना। तो उस दुनिया में प्रेम और ज्ञान ही, तो ज्ञान क्या है और प्रेम आप किसको कहेंगे, राइट? तो उसके आधार पर एक सार्थक जीवन के ये दो स्तंभ हैं। ये दोनों ही चीजें आपको ले जाती हैं आत्मिक ज्ञान की तरफ। ये स्थूल भौतिक ज्ञान से दूर, है ना, आत्मिक ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है, इस पर भी आप अच्छा लिख सकते हैं। और फिर आता है आपका तीसरा खंड। जैसा मैं कह रहा था कि पिछले एग्जाम्स के मुकाबले इस बार का तीसरा खंड कंपैरेटिवली आसान है। कैसे? आप क्वेश्चंस देख करके समझ जाओगे। जैसे ये क्या कह रहा है, बंदर की जानायत आदि, बंदर की जानायत अहि अदरक का स्वाद, यानी कि मैथिली में यह बात लिखी गई है। बाकी वही बात है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि बंदर को लगभग सारी चीजें मीठी ही लगती हैं, मुंह में कुछ उसका इस तरीके की उसकी लार ग्रंथियां हैं, तो उसको अदरक का स्वाद नहीं समझ आता, राइट? तो जिसने जिस चीज को, जब आप उस चीज को महसूस नहीं कर सकते तो उसको रियलाइज नहीं कर सकते, उसको एम्पैथाइज नहीं कर सकते। तो वही चीज है, अधजल गैला अधजल घैला छलकत जाए, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जिसके पास कम है वो ज्यादा बदलता है, ज्यादा बोलता है, जैसे घड़ा है, राइट? तो कम इंफॉर्मेशन, कम नॉलेज वाले लोग सामने ज्यादा दिखाते हैं कि भाई हमको बहुत कुछ पता है। तो उसके अगेंस्ट में एक चीज कही जाती है कि जहां समुद्र गहरा होता है वहां शांत होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसकी बुद्धिमत्ता का पहला परिचय ही यही है कि वो जानता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, तो वो शांत रहता है, सीखने की कोशिश करता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, हर किसी से सीखता है, घमंड नहीं रखता सीखने में। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, वाइज पर्सन की निशानी है। लेकिन जो अधजल गगरी है वो तो छलकता ही जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीजों के साथ आप इसको लिख सकते हैं। जेकर लाठी ओकरे भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो जिन लोगों ने अंग्रेजी में भी पढ़ाई लिखाई की है उनके लिए भी इन टॉपिक्स पर चूज करके निबंध लिखना आसान हो जाए, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर ये वाला सेक्शन में निबंध लिखना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। बट इन दिस वन दे कुड लाइक हैव द फेयर कंट्रीब्यूशन, वी कैन से। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास शक्ति है उसी के पास अधिकार है ना। और इसको आप कई चीजों से जोड़ सकते हैं, प्राचीन काल से लेकर के आज तक के समय में। और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला चना भार ना फोड़ सकेला, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब देयर इज अ पावर इन यूनिटी, है ना। तो अकेले चने से काम नहीं हो सकता है, आपको मिल करके करना होगा। तो इट शोज द पावर ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे एक राष्ट्र के रूप में,
है ना, या एक परिवार के रूप में एक हो जाएं हम लोग, तो समाज से सामना कर सकते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में बाहर आ सकते हैं। या सामाजिक परिवर्तन भी करना हो तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। राजनैतिक परिवर्तन भी करना हो, दुनिया भर की क्रांति भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लाई गई जब तक से कि उसको अन्य लोगों का, जनमानस का समर्थन नहीं मिला। सो दीज आर द थिंग्स। मतलब इस बार का जो आपका ये वाला सेक्शन है, इसमें ऐसा नहीं है जिसको समझने में आपको कठिनाई होगी। तो ये इस बार का निबंध का पेपर रहा, और मेरे हिसाब से ऐसे निबंध हैं जिस पर कि आप तीनों ही निबंध को, तीन अलग अलग टाइप के निबंध चूज करके भी उस पर लिख सकते हैं। और जितने भी लोगों ने पढ़ाया होगा, है ना, ये निबंध कुछ अलग नहीं है, सिवाय वो दो जो करंट वाले टॉपिक्स आए हैं। तो ये अब बीपीएससी दिखा रही है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं निबंध के सेक्टर में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।